हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में गैल्वेनिक सेल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गैल्वेनिक सेल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ईएमएफ ऑफ द सेल। और गैल्वेनिक सेल। ओके, तो गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ क्या होता है उसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि इसको आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है। तो देखो, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रो का ई, मोटिव का एम, फोर्स का एफ, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्लियर? चलिए अब देखते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए ईएमएफ किस तरीके से डिफाइंड होता है। ठीक है। चलिए, तो देखो, गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं। तो एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल। शॉर्ट में लिखा है हमने यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ओके। एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड होती है उसे क्या कहा जाता है? एनोड। एंड रिडक्शन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड होती है उसे क्या कहा जाता है? कैथोड। ठीक है। एंड इन इलेक्ट्रोड्स का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होगा। तो देखो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो एनोड है उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। एंड रिडक्शन हाफ सेल में जो कैथोड है उसका भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्लियर? एंड गैल्वेनिक सेल में करंट के फ्लो के लिए एक कंडीशन है कि इन इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। मींस इन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा, मींस करंट का फ्लो हो पाएगा। क्लियर है अंदर? चलिए अब देखो, हमने जब इन दोनों इलेक्ट्रोड को इनिशियली एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है, तब इन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा तो उसे कहा जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है। तो फिर से देखो, हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है। उस गैल्वेनिक सेल में एक एनोड है और एक कैथोड है। एंड एनोड और कैथोड को हमने एक्सटर्नल सर्किट से भी कनेक्ट नहीं किया, मींस कोई करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन में जो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही कहा जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर है अंदर? तो हम ईएमएफ ऑफ द सेल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसको देखो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, that is anode and cathode of galvanic cell when no current is drawn from the cell is known as EMF of the cell। मीन्स जब गैल्वेनिक सेल में इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस वक्त
जो एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर? फिर देखो हम ईएमएफ को मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ओके, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोलेंगे? वो इस वजह से बोलते हैं कि जब हम एनोड और कैथोड को एक्सटर्नली सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं तो ड्यू टू रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल में ड्रॉप होता है, और पोटेंशियल में ड्रॉप होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, तो वो तो सिंपली क्या कराएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा। लेकिन जब हमने इन एनोड और कैथोड को एक्सटर्नली कनेक्ट करा ही नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। अब जब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्लियर आता? तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाता है। क्लियर आता? चलिए फिर देखो ईएमएफ का ईएमएफ ऑफ द सेल का सिंबल क्या होता है? तो ईएमएफ ऑफ द सेल का सिंबल होता है ई नॉट सेल। तो ये है ईएमएफ ऑफ द सेल का सिंबल। क्लियर है अंदर? चलिए अब देखो किसी गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ मींस ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला होता है, अब अल्टीमेटली ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। तो यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ई नॉट आर, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये है फॉर्मूला ई नॉट सेल का। क्लियर? एंड आप लोगों को बुक्स वगैरह में कुछ और फॉर्मूला मिल सकता है, लेकिन हमें इसी फॉर्मूले को यूज करना है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्लियर? दैट इज ई नॉट आर कैथोड माइनस ई नॉट आर एनोड। मींस हमें जो कैथोड और एनोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे वो कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मींस हमने पहले से ही दिया होगा रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? यहां तक नोट कर लो, फिर हम और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके, नोट कर लिया? चलिए, एंड यहाँ पे डिफरेंस की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए, तो ये है इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ। एंड ईएमएफ का एक अल्टीमेट फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो हमने डिस्कस किया हुआ है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो हमें कैथोड किस टाइप की सेलेक्ट करनी होगी? तो हमें कैथोड उस टाइप की सेलेक्ट करनी होगी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जा रहा है, इट मींस कौन से पोटेंशियल की बात हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे तब तक हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो देखो हमें कैथोड कैसा सेलेक्ट करना है, तो ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो, तभी तो वहां पे रिडक्शन हो पाएगा आसानी से। एंड एनोड हमें कैसा सेलेक्ट करना है, तो एनोड ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और वो एनोड की तरह एक्ट करने की उसकी टेंडेंसी भी ज्यादा होगी।
क्लियर है यहां तक? तो हमें कैथोड सेलेक्ट करना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। ओके, एंड एनोड वो सेलेक्ट करना है, उस इलेक्ट्रोड को सेलेक्ट करना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो। यहां तक ये सभी को। एंड ऐसा होगा तभी तो हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए कैथोड का और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लो होना चाहिए। तो हाई माइनस लो दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है तक? तो गैल्वेनिक सेल के वर्किंग कंडीशन के लिए मीन्स गैल्वेनिक सेल वर्क कर पाए, मीन्स वर्किंग गैल्वेनिक सेल के लिए ई नॉट सेल कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स ई नॉट सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर? और अगर ऐसा होता है तो वो गैल्वेनिक सेल कैसा सेल कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस सेल कहलाएगा। क्लियर? ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलो। ये सब छोटी छोटी चीजें ऑब्जेक्टिव एग्जाम से पूछी जाती है। तो अब देखो, अभी जो हमने सीखा उसके बेसिस पर आप लोग बताओ कि लेट सपोज ऐसा दिया हुआ है ई नॉट Mg2+ / Mg इक्वल्स टू -1.5 वोल्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है? तो हम आसानी से यहाँ पे जो स्पीसीज लिखे हुए हैं मेंशन है उनसे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम 2+ और यहाँ पे मैग्नीशियम 0 मींस 2+ से 0 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है इट मींस से कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, फिर ई नॉट Zn2+ / Zn, या फिर चेंज कर देता हूं Zn/Zn2+। ओके, एंड ये दिया हुआ है लेट्स सपोज, हम जस्ट सपोज कर रहे हैं 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दो मेटल है, एक है मैग्नीशियम और दूसरा जिंक। तो दोनों में से किसको बनाओगे एनोड और किसको बनाओगे कैथोड? कौन बनेगा एनोड, कौन बनेगा कैथोड? ठीक है, तो उसके लिए अभी मैंने बताया कि जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बनेगा कैथोड और जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो बनेगा एनोड। क्लियर? तो हमें अल्टीमेटली कौन सी वैल्यू चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट मैग्नीशियम के केस में रिडक्शन पोटेंशियल पहले से दिया हुआ है। ठीक है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जिंक को देखो, तो जिंक के केस में यहाँ पे जिंक 0, यहाँ पे जिंक 2+ मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट मींस पोटेंशियल दिया हुआ है, वो कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो Zn2+ / Zn, हम जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल को इस तरीके से मेंशन करेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज नेगेटिव। तो माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो -0.5 वोल्ट। क्लियर? तो हमारे पास आ चुकी है रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के लिए, मैग्नीशियम और जिंक। तो अब बताओ दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? न्यूमेरिकली देखना, तो न्यूमेरिकली -1.5 ज्यादा होता है कि -0.5 ज्यादा होता है? तो देखो -0.5 वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू -1.5। तो ये वैल्यू ज्यादा है, इट मींस जिंक क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। तो यहां पर जिंक बन जाएगा कैथोड और मैग्नीशियम बन जाएगा एनोड। क्लियर? अब हमारे पास कैथोड आ चुका है, एनोड आ चुका है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों इलेक्ट्रोड की हेल्प से बने हुए गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ई नॉट सेल
E naught cell equals to E naught R of cathode minus E naught R of एनोड इक्वल्स टू, तो देखो कैथोड कौन है, जिंक, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस फिर ई नॉट आर ऑफ एनोड, एनोड कौन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 1.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 1 वोल्ट। तो ईएमएफ क्या हो गया, ई नॉट सेल क्या हो गया, 1 वोल्ट। समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाते होते हैं। क्लियर? चलिए सॉल्व करो। नोट कर लिए। अब आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, लेट सपोज ऐसा दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, Mg 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स Mg, और उसके सामने लिखा हुआ है E नॉट इक्वल्स टू माइनस 1.5, जस्ट सपोज कर रहे हैं, ठीक है। एंड Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, एंड उसके सामने लिखा हुआ है E नॉट इक्वल्स टू माइनस 1.3 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हमें सॉरी एज लिख देना है यहाँ पे, Al होगा, तो अगर हमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को यूज करके गैल्वेनिक सेल बनाना हो और उस गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशन से चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन में जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, और कौन सी इक्वेशन में जो पोटेंशियल दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में, और अगर पहले से रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर हम जब रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज को चेक कर लेंगे तो ये चेक करेंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। फिर वही पुराना काम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बनेगा कैथोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो बनेगा एनोड। ओके, तो देखो अब दोनों ही इक्वेशन देखो, दोनों इक्वेशन रिडक्शन की इक्वेशन है, तो ऑब्वियस बात है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये भी E नॉट आर है और ये भी E नॉट आर है। क्लियर है? फिर हम क्या चेक करेंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो देखो दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका दिख रहा है, तो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है एल्यूमिनियम का। ठीक है, न्यूमेरिकली देखो, न्यूमेरिकली माइनस 1.3 ज्यादा होता है, माइनस 1.5 कम होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम बनेगा कैथोड और मैग्नीशियम बनेगा एनोड। ओके, फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाकर आंसर लाना है, उसको तो आप आराम से कर सकते हो। क्लियर आता है? चलो, अब जैसे मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूं, उससे फिर आप लोग बताएंगे। जैसे कि देखो ऐसे लिखा हुआ है Zn, सॉरी Cu प्लस Zn2 प्लस टू गिव्स Cu2 प्लस प्लस Zn। ये एक नेट सेल रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, नेट सेल रिएक्शन है। अब इस नेट सेल रिएक्शन के साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है, जैसे कि गिवन है E नॉट Zn2 प्लस Zn इक्वल्स टू माइनस 0.74 वोल्ट एंड E नॉट Cu2 प्लस Cu इक्वल्स टू माइनस
इक्वल्स टू 1.4 वोल्ट। जस्ट सपोज कर रहे हैं कि एक्चुअल डाटा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, हम सिर्फ अपने समझने के लिए कि हमें अगर क्वेश्चंस में ऐसा दिया हो तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन दी है हमें। तो अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन जो कि सेल की नेट रिएक्शन है उसका ईएमएफ निकालना है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, व्हाट विल बी द ई नॉट सेल ऑफ दिस रिएक्शन, ऐसा भी पूछा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसका ईएमएफ निकालते हैं, एक रिएक्शन सेल में जो हो रही रिएक्शन है उसी का ही ईएमएफ निकालते हैं। क्लियर है तक? चलिए अब देखो, फिर वही बात कि हमें ईएमएफ निकालते हैं तो क्या चाहिए, कैथोड चाहिए और एनोड चाहिए। हमें अल्टीमेटली पता होना चाहिए कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। अब यहाँ पर इक्वेशन पहले से दे दिया उसने। अब अगर इक्वेशन पहले से ही दे दी है तो इट मीन्स उसने खुद से डिसाइड कर लिया है कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर खुद से डिसाइड नहीं करेंगे कौन सा कैथोड कौन सा एनोड, क्वेश्चन ने खुद से ही डिसाइड किया हुआ है। तो अब देखो, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे पता लगाएंगे कौन सा एनोड कौन सा कैथोड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमें पता है कि एनोड का होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो हम ये चेक करेंगे कि कौन सा किस पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पार्ट में रिडक्शन हो रहा है। तो जिस पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसको हम एनोडिक हाफ रिएक्शन बोलेंगे, और जिस पार्ट में रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो देखो अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का पता लगाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जिंक की +2, फिर प्रोडक्ट साइड में कॉपर की +2, जिंक की 0। तो देखो यहाँ पे कॉपर की 0 से गई +2 पे, इट मींस इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एंड जिंक की +2 से कहां गई, 0 पे गई, तो इट मींस जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन। अब जब हमें पता चल चुका है इक्वेशन से कि कहां पे रिडक्शन कहां पे ऑक्सीडेशन, तो उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा एनोड बनेगा कौन सा कैथोड बनेगा। तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, एनोड। एंड रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक आयन का हो रहा है, किसमें हो रहा है, जिंक में, तो जिंक क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो इक्वेशन से डिसाइड किया हमने कि कौन सा कैथोड कौन सा एनोड। फिर हम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला है। तो देखो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट आर ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आर ऑफ एनोड इक्वल्स टू, अब देखो कैथोड कौन है, जिंक है। जिंक का अब क्या ढूंढोगे, रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढेंगे। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, तो सबसे चेक करो कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हमें बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वही वैल्यू लेंगे हम, -0.74। फिर माइनस ई नॉट आर ऑफ एनोड। एनोड कौन है, कॉपर। कॉपर का कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.4, तो -1.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएगी और साइन माइनस का लगेगा, 1.4 एंड 0.74, ये 4 एंड ये 11, 2.14, तो ये आ रहा है -2.14 वोल्ट। तो अब देखो ई नॉट सेल क्या आएगा, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मींस ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं होगी। और किसी सेल में अगर ये रिएक्शन हो रही है, इट मींस वो सेल कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, मींस उस सेल को चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है तक? चलिए, ये एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं कि इक्वेशन दी होती है और इक्वेशन में कुछ जो भी इलेक्ट्रो स्पीसीज है उनके रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए होते हैं, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इक्वेशन के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। क्लियर? चलिए, तो अब इसको भी नोट कर लो पूरा का पूरा, फिर और डिस्कस करते हैं। ओके, नोट हो गया? तो कुल मिला के आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स आनी चाहिए। ये टेक्निक्स कहीं लिखी नहीं होती, मेंशन नहीं होती, ये सब हमें सीखनी पड़ती है, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब देखो,
लेट्स सपोज हमें इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन लेते हैं मैग्नीशियम प्लस Cu2 प्लस गिव्स Mg2 प्लस Cu। ओके, तो ये एक नेट रिएक्शन है एंड हमें इस रिएक्शन का पी नॉट सेल कैलकुलेट करना है एंड हमें कुछ वैल्यूज गिवन है एंड वो वैल्यूज इस फॉर्म में दिया है ना, देखो इस तरह से दी हुई है। Mg gives Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, E naught equals to 2 volt. Okay, and Cu2 plus 2 electrons, Cu E naught equals to, let's suppose 1.5 volt, जस्ट सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब इन वैल्यूज के बेसिस पर इस इक्वेशन का ई नॉट सेल हमें निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम इसको सॉल्व करेंगे। मींस पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। तो इक्वेशन से हम डिसाइड करेंगे कौन सा कैथोड, कौन सा एनोड। तो यहाँ पे साफ साफ देखो, मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। इट मींस मैग्नीशियम क्या बनेगा, एनोड। एंड कॉपर 2 प्लस से जा रहा है कॉपर, इट मींस कॉपर क्या बनेगा, कैथोड। क्लियर है तक? तो हमें कैथोड और एनोड डिसाइड हो चुका है। अब हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें हर एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो ई नॉट आर कितना हो जाएगा, -2 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2 वोल्ट है, तो रिडक्शन पोटेंशियल -2 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। एंड कॉपर का कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन, इक्वेशन रिडक्शन की दी हुई है, इट मींस ये पोटेंशियल भी रिडक्शन का होगा, तो ये दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। ये पहले से ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। क्लियर। अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो ई नॉट आर इट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इक्वल्स टू, कैथोड कौन है, कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 1.5 माइनस एनोड कौन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिडक्शन पोटेंशियल -2 वोल्ट। कुछ नहीं करना है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो 1.5 माइनस प्लस 2, दैट मींस 2 + 1.5 दैट इज 3.5 वोल्ट। ये आ जाएगा आंसर ई नॉट सेल का। समझ गए यहाँ पर? चलिए, तो इस तरीके से हम निकालते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू। तो इनको भी नोट कर लो, नोट कर लिए। अब देखो, हमने ये डिस्कस किया है कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मींस अगर हमें मान लो कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वो भी कौन सी कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। एंड स्टैंडर्ड कंडीशन मींस वो मैग्नीशियम जिस मैग्नीशियम के सॉल्ट में प्रेजेंट होगा, मींस इसमें जो मैग्नीशियम का सॉल्ट होगा उसमें मैग्नीशियम आयंस होंगे, ठीक है। एंड उस मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 M होना चाहिए फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर?
सिमिलरली SHE, तो SHE का स्टैंडर्ड कंडीशन में जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें H का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 कैपिटल एम होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल एम लिया जाता है, और उस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए अब देखो, लेट्स सपोज मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड जिस मैग्नीशियम के सॉल्ट में डिप है, उस मैग्नीशियम के सॉल्ट में उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ डिफरेंट है अदर देन 1 कैपिटल एम, 1 कैपिटल एम के अलावा कोई और कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। एंड इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी कुछ डिफरेंट है, या फिर बोल सकते हो नॉट स्टैंडर्ड, नॉट स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड का मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोड का 1 कैपिटल एम और 25 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर टेम्परेचर की कंडीशन और कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन दोनों अलग अलग कंडीशन हो, जो कि उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, तो उस सिचुएशन में उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें दो हाफ सेल है, और उस हाफ सेल में, उन हाफ सेल्स में, जैसे ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उस हाफ सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 कैपिटल एम नहीं है। सिमिलरली इस हाफ सेल में भी जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो भी 1 कैपिटल एम नहीं है, या फिर दोनों में से किसी एक हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल एम नहीं है। तो उस सिचुएशन में कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ा गया, मीन्स चेंज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो जो ई सेल है, मीन्स ईएमएफ ऑफ द सेल, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है 1 कैपिटल एम से, तो उस सिचुएशन में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफरेंट होता है। एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन में, अदर देन 1 कैपिटल एम के कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन में अगर हम सेल के ईएमएफ को मेजर करें तो वो भी डिफरेंट आएगा, मींस E0 सेल के बराबर नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में हम ई सेल कैसे निकालेंगे, मींस सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो उसको सीखते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, मींस अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो तो उस कंडीशन में किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और किसी सेल का ईएमएफ निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन जो नर्स्ट है वो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन, तो देखो अगर हम सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलेक्ट्रोड की इक्वेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो हमारे पास इक्वेशन है M2 प्लस AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स M सॉलिड, मीन्स हमारे पास मेटल M है, वो अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप है जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्लियर, इट इज जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास मेटल M है और वो M2 प्लस के एक्वा सॉल्यूशन में डिप है। क्लियर, एंड इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है जो कि 1 कैपिटल M नहीं है। क्लियर है था। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो पोटेंशियल होगा, मींस इस प्रोसेस का जो पोटेंशियल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। बट वो स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन
डिफरेंट दिया हुआ है और टेम्परेचर मान लो कुछ डिफरेंट है। क्लियर? तो इस वक्त हम ई नॉट आर ना लिखकर क्या लिखेंगे, ई आर लिखेंगे, ई आर ऑफ M2 प्लस स्लैश M सॉलिड एक्वस और ये सॉलिड। ओके, चलो तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए इक्वेशन तो देखो, तो वो इक्वेशन क्या है, तो वो इक्वेशन है E M2 प्लस A क्यूब स्लैश M सॉलिड इक्वल्स टू E नॉट R of M equals to plus less M solid minus 2.303 R into T upon NF log base 10 Q। तो ये आती है इक्वेशन जिसे कहा जाता है नर्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम इक्वेशन आ रही है, नर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में कौन से सिंबल का क्या क्या मीनिंग है उसको देखते हैं। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ये आप लोगों को क्लियर है, दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर 2.303 वैल्यू है, फिर आर यहां पर क्या है, गैस कांस्टेंट। ओके, एंड टी क्या है यहां पर, टेम्परेचर, एंड एफ है फैराडे कांस्टेंट, दैट इज 96500। और यहां पे टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, एंड गैस कांस्टेंट कि यहाँ पे ऐसा ही वैल्यू लेनी है, ऐसा ही वैल्यू लेनी है, दैट मीन्स 8.314 जूल पर केल्विन मोल। क्लियर? ये हो गया आर, टी, एफ एंड एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दैट इक्वेशन। जिस भी इलेक्ट्रोड प्रोसेस या फिर इलेक्ट्रोड इक्वेशन की इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हम बात कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो वही कहलाता है एन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इस इक्वेशन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर है, तो यहाँ पे ट्रांसफर है 2 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर? ये सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर देखो क्यू क्या है, तो क्यू हमने क्लास 11 पढ़ा है, दैट इज रिएक्शन क्वेश्चन। क्यू है रिएक्शन क्वेश्चन या फिर कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। क्लास 11 का आपको याद आ रहा होगा। तो अगर हमें इस इक्वेशन का क्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के एक्टिव स्पीसीज अपॉन रिएक्टेड के एक्टिव स्पीसीज। तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास m जो है डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट की एक्टिविटी कैसे लिखा जाता है, 1 लिखते हैं। ठीक है, अपॉन फिर रिएक्टेड साइड में एक्टिव स्पीसीज क्या है, M2 प्लस AQ। तो इसका क्या लेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस AQ। ओके, एंड क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा M2 प्लस एक्वस का, उसको हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। तो Q इक्वल्स टू 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M2 प्लस IM। क्लियर? तो Q भी मिल गया। क्लियर है? तो सारी वैल्यूज को पुट करके हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। समझ गया तक? तो इस इक्वेशन को लिखो आप लोग, फिर हम डिस्कस करते हैं नर्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, चलिए नोट कर लो इसको। नोट हो गया यहां तक? अब देखो नर्स्ट
इक्वेशन फॉर नेट सेल रिएक्शन, वो तो हाफ रिएक्शन थी, ठीक है, वो क्या थी, एक हाफ सेल थी, हाफ सेल रिएक्शन थी, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब देखो, लेट सपोज हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है, इसमें यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है एंड इसमें जिंक इलेक्ट्रोड है, ओके। एंड दूसरे हाफ सेल में कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड डिप है, ओके। एंड दोनों का कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, यहां तक दिया, मींस 1 कैपिटल एम नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम इन दोनों सेल का, सॉरी, इस गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो उसको देखो, ओके। तो उसके लिए हमें नेट सेल रिएक्शन चाहिए। अब हमें इस सेल की नेट सेल रिएक्शन बननी आती है, तो हम कैसे बनाते हैं, इसको काम में यहां बनाते हैं। जिंक का होता है ऑक्सीडेशन एंड कॉपर आयन का Cu2 प्लस आयन का होता है रिडक्शन, जिससे फाइनली यहां पे जिंक हो जाता है Zn2 प्लस Aq प्लस कॉपर होता है कॉपर सॉलिड। तो ये है नेट सेल रिएक्शन। तो लेट्स सपोज हमें इस नेट सेल रिएक्शन का ईएमएफ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्या यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो नस्ट भी हो सकते हैं उसको, ठीक है, नस्ट इक्वेशन। तो ई सेल लिखेंगे, तो ई सेल इक्वल्स टू फिर ई नॉट सेल माइनस सेम टू सेम जो पहले लिखा था हमने 2.303 इंटू आर इंटू टी अपॉन एन इंटू एफ लॉग बेस 10 ये है फॉर्मूला और नस्ट इक्वेशन टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। अब इसमें ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, तो ई नॉट सेल का हमें पता है फॉर्मूला, ये तो फिक्स होगा, तो ई नॉट आर दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है, देखो कॉपर है, ई नॉट आर ऑफ कॉपर माइनस ई नॉट आर ऑफ एनोड दैट इज जिंक। तो ये तो निकल जाएगा क्योंकि ये वैल्यू फिक्स होती है, ये वैल्यू फिक्स होती है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी फिक्स होगा, ठीक है। एंड फिर आर पता ही आप लोगों को, टी भी पता है, फिर एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहां पे आप लोग चेक करोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आप लोग आसानी से पता लगा सकते हो। देखो यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दैट इक्वेशन कितना है, 2 है, क्लियर है यहाँ तक। एन की वैल्यू पता है। फिर क्यू, तो क्यू भी हम निकाल सकते हैं, तो क्यू इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड में एक्टिव स्पीसीज, तो प्रोडक्ट साइड में Zn2 प्लस, तो Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड ये हमें जिंक सल्फेट के कॉन्सेंट्रेशन से मिल जाएगा। तो जितना भी जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन Zn2 प्लस का भी होगा अपॉन, अब देखो कॉपर, तो कॉपर सॉलिड है तो इंटू 1 अपॉन फिर रिएक्टेंट साइड में जिंक सॉलिड मींस 1 इंटू कॉपर 2 प्लस एक्वस स्टेट में इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा Cu2 प्लस Aq एंड यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो इससे Q मिल जाएगा। Q मिल गया, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ई सेल मिल जाएगा, क्लियर है आता। चलिए इसको भी नोट कर लो आप लोग। तो नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, वो क्या होगा, E इक्वल्स टू ई नॉट
माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेट्स सपोज रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ई आर इक्वल्स टू ई नॉट आर माइनस 2.303 into r into t upon n into f log base 10 cube. And second for EMF or net cell reaction. एक से पूछो for a cell और net cell reaction, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? E cell equals to E naught cell minus 2.303 upon n into f r into t into log base 10 cube. तो ये है इक्वेशन ई सेल की। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखो, जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केस में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया रहता है। मोस्ट ऑफ द केस में 25 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कितना? 298 केल्विन। ठीक है, तो अगर हम आर की वैल्यू जो कि फिक्स है, एफ की वैल्यू जो कि फिक्स है और टी की वैल्यू जो कि अभी फिलहाल 298 केल्विन है, उन वैल्यूज को पुट करें तो फाइनली मल्टीप्लाई करने पर फाइनल वैल्यू क्या आती है उसको देखो। तो ई आर इक्वल्स टू ई नॉट आर माइनस 2.303 इंटू वैल्यू ऑफ आर इंटू 298 अपॉन एन इंटू एफ। एन की वैल्यू चेंज हो सकती है, इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज होती जाएगी, अपॉन 96500। तो यहां पे 2.303 इंटू वैल्यू ऑफ आर इंटू 298 अपॉन 96500। ये इतना करोगे आप लोग तो ये वैल्यू आती है अप्रॉक्स 0.059 के। ठीक है, तो इस वैल्यू को याद रखना है डायरेक्टली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में टेम्परेचर 298 केल्विन दिया रहता है। दिया जाएगा माइनस 0.059। इसको आप लोग सिंप्लिसिटी के लिए 0.06 भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए इंटू लॉग बेस 10 क्यूब। यहां तक क्लियर सभी को? फिर हम यहां पर भी सेम अप्लाई करेंगे। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 क्यूब। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस हो मीन्स 298 केल्विन। ध्यान रखना, जब टेम्परेचर 290 केल्विन होगा, 290 केल्विन होगा तभी ये 0.059 आएगा। समझ गए यहां तक? चलिए, तो ये है नर्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड एंड फॉर अ सेल। ओके, उतना नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इन इक्वेशंस को यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए। एंड जो भी आपको डाउट आता है वो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो। क्लियर? एंड बुक्स वगैरह भी फॉलो करो आप लोग। एंड अगर आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड बुक फॉलो करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है मॉडर्न एबीसी ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर यहां तक? चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।